दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब तोमर और आप देख रहे हैं नई सोच भारत। तो बिहार के चुनाव जो हुए उसमें कौन हारा कौन जीता ये तो सबको पता है। कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है ये भी सबको पता है। पर एक अहम मुद्दा जो इस बीच उठ रहा है वो यह है कि इन बिहार इलेक्शंस का नेशनल लेवल पॉलिटिक्स यानी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कई प्रभाव है जो कि आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में। तो सबसे पहला प्रभाव यह है कि जैसे कि बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और अधिकतम महिलाओं ने एनडीए को ही वोट दिया। तो इससे ये सीधा सीधा संकेत हमें मिल रहा है कि महिलाओं को पैसे दीजिए और वोट लीजिए। यानी महिलाओं को यदि आप पैसे देंगे तो आपकी सरकार बनना निश्चित है। तो एक ये नया मुद्दा उठकर इसमें आया है जो कि कई राज्यों में सफलतापूर्वक जिसने काम भी किया है, जहाँ पे एनडीए ने पॉलिसी बना के पैसे बांटे और उनकी सरकार दोबारा से उन्हीं राज्यों में आई। जैसे कि महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, हर जगह उन्हीं की सरकार वापस सत्ता में आई। भले ही वे राष्ट्रीय लेवल पे हार गए हो, पर विधानसभा में उस राज्य की विधानसभा में उनकी सरकार दोबारा से बनी है। तो एक यह भी अहम मुद्दा इस बीच उठ सकता है। हो सकता है कि आने वाले 2027 में यूपी के इलेक्शंस में भी योगी आदित्यनाथ जी कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसी पॉलिसी निकाले जिसके द्वारा महिलाओं को पैसे दिए जाए। और उस अगर आप देखें तो साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, पर कागजी काम में इसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को आर्थिक मदद के तहत ये पैसे दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कानून बना दे जहाँ पे ये सब ऐसे चुनाव से पहले पॉलिसी बनाकर पैसे देना बंद हो जाए, इसे इलीगल करार दिया जाए। हो सकता है आने वाले समय में, पर जब तक ये नहीं है तब तक ये लीगल है और तब तक हर राज्य के विधानसभा में पावर में जो सरकार है वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी, भले ही वो यूपी हो या हो सकता है बंगाल के जो अब विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं इसमें ममता बनर्जी भी ऐसी कुछ पॉलिसी लाकर अपनी तरफ वोट आकर्षित कर। अब हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे ये निकल कर आता है कि अगर आपको याद होगा तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपना यह स्लोगन दिया था कि अब की बार 400 पार, पर जब उस इलेक्शन के रुझान आए तो इन्हें 200-250 सीट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और इन्हें गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे कि अभी आज के टाइम में 2025 में ये सरकार अपनी चला रहे हैं। यदि गठबंधन टूटता है तो सरकार की पावर सीधे अपोजिट पार्टी यानी अपोजिशन की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी के पास शिफ्ट हो सकती है। तो इसी बट अगर अब देखा जाए तो जितने भी राज्य में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उनमें लगभग बीजेपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे निकली है। अपनी मोदी ब्रांड जो है वो रिस्टोर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बहुमत से सरकार वो राज्य में बनाई जा रही है, भले ही महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या अभी का बिहार इलेक्शन हो। इनमें जो है बीजेपी ने बहुत छप्पर फाड़ सीट हासिल की है, जिसकी वजह से उनकी जो है एक राज्य में मजबूत स्थिति, मजबूत इमेज देखने को हमें मिल रही है। तो इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि लोकसभा के इलेक्शन से राज्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राज्य की सरकार अलग, लोकसभा की सरकार अलग है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा देखें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि मोदी सर ब्रांड अब जो है रिस्टोर हो चुका है। मोदी जी की इमेज अब भी वही है जो पहले वाली थी। बीच में लोग कहने लगे थे कि अब जो है बीजेपी का डाउनफॉल शुरू होने वाला है, मोदी जी का डाउनफॉल शुरू होने वाला है, उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पर जो इलेक्शंस अभी हमने देखने को मिले हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, इसको देख के तो यही लगता है कि मोदी जी दोबारा से अपना कमबैक करने की फिराक में है और बीजेपी का काफ़ी हद तक कमबैक हो चुका है। क्योंकि देश की अधिकतम पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में से आती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार है, 2027 में पता चलेगा कि यहाँ पे उनका कमबैक होता है कि नहीं, पर ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली उनका कमबैक ज़रूर होगा। और अब अगला इलेक्शन जो देखने वाला है वो है वेस्ट बंगाल का, कि उसमें क्या होता है, क्या ममता बनर्जी दोबारा से बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हराएगी या अब की बार बिहार इलेक्शन की तरह बीजेपी वेस्ट बंगाल में भी छप्पर फाड़ सीट हासिल करेगी जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। अब जो हमारा तीसरा और अगला पॉइंट है वो यह है कि अब बीजेपी को बिहार में मिलकर सरकार चलानी पड़ेगी, यानी नीतीश जी की भी बात माननी पड़ेगी, चिराग पासवान जी की भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की पार्टियों ने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है ये सरकार बनाने में, एनडीए की बीजेपी बिहार में। तो अब जो है एक दूसरे की मदद करते हुए ही इन्हें अपनी सरकार चलानी पड़ेगी, वरना अगर एक दूसरे से रूठेंगे तो सरकार में दिक्कत आ सकती है। क्या पता कि वे अपनी अलग पार्टी ले जाए, अपनी जो समर्थन है वो किसी और को दे दे। तो इसलिए बीजेपी को अब बराबर का हिस्सेदार दोनों को बनाना पड़ेगा, जो है नीतीश जी और चिराग पासवान जी, दोनों को ही फुल इज्जत देनी पड़ेगी। अपनी मनमर्जी वो बिहार में नहीं चला सकते हैं।
अब अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तीनों जेडीयू, एलजेपीआरवी और बीजेपी तीनों पार्टियों को जो है एक दूसरे को समर्थन करते हुए ही सरकार चलानी पड़ेगी। कोई किसी से रूठना मनाना नहीं होना चाहिए, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, पार्टियों के एक दूसरे के लिए मन में कड़वाहट आ सकती है, जो कि बिहार की सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है राहुल गांधी जी के बारे में, जिन्होंने कि बिहार इलेक्शन होने से पहले हरियाणा में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा था, बीजेपी पर वोट चोरी करने के इल्ज़ाम लगाए थे, इलेक्शन कमीशन को उनके साथ मिला हुआ बताया था, जो कि पूरी तरीके से बिहार के इलेक्शंस में उनका ये दाव विफल रहा। वोट चोरी के इल्ज़ाम का बिहार के इलेक्शन पर रद्दी भर का भी असर नहीं पड़ा। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को साथ मिलकर मंथन करना पड़ेगा, अपनी राजनीति में बदलाव लाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया से बाहर निकलकर ग्राउंड लेवल पर उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसके क्या क्या हल हैं, और वो लोगों से क्या क्या इस हल के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्या क्या नए नए वादे कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो अब भी इस वोट चोरी के इल्ज़ाम में, ईवीएम हैकिंग के इल्ज़ाम में या इन सब चीज़ों में, हाइड्रोजन बम पे पड़े रहेंगे, तो जैसा कि हमें बिहार इलेक्शन देखने को मिला, वैसा ही यूपी का और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी होगा, जिसमें कि लोकल पार्टीज़ को कांग्रेस से घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी कितनी नहीं। क्योंकि अब की बार जहां रुझान आने से पहले सभी यूट्यूब चैनल, सभी न्यूज़ चैनल्स ये कह रहे थे कि आरजेडी की और कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनेगी, वहाँ हमें देखने को मिला कि आरजेडी को मात्र 25 सीट्स और कांग्रेस को मात्र 6 सीट्स मिली, जिसका कि बिहार इलेक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एनडीए जो है 202 सीट हासिल करके सरकार बना रही है। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने अपने सिर्फ 2 ही मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चा में उनके रहे, एक तो हाइड्रोजन बम, दूसरा वोट चोरी और तीसरा ईवीएम हैकिंग का। कोई भी ऐसे ग्राउंड लेवल के मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे उठाए थे, पर उन्होंने जो है अपने वादे बहुत ही ज़्यादा पहुंच से बाहर कर दिए थे, जिसका कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उस वजह से उन्हें अब की बार बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को साथ बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि सोशल मीडिया से बाहर निकलकर ग्राउंड लेवल की क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, कैसे उससे पब्लिक पे चर्चा कर पाएंगे, और क्या क्या वादे वो लोगों से कर सकते हैं, और कैसे दोबारा से कम बैक कर सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स में। अब जो बिहार इलेक्शंस का अगला प्रभाव निकल कर आता है, वो कुछ लोगों के हिसाब से अच्छा भी है और कुछ लोगों के हिसाब से बुरा भी है। क्योंकि अब की बार हमें देखने को मिला कि बिहार में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिगेशंस लगते रहते हैं कि यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ अब की बार जाति की राजनीति ना करके मुद्दों की राजनीति की गई। धर्म की जगह महिलाओं को, युवाओं को टारगेट किया गया, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया गया। युवाओं को रोजगार का वादा देकर, युवाओं के लिए अच्छे काम करने का वादा देकर अपनी तरफ दोनों पार्टी ने, आरजेडी ने और जेडीयू ने, दोनों ने अपनी तरफ उन्हें आकर्षित किया। तो यह है एक हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है, और अगर कहा जाए तो बुरी बात भी हो सकती है। अच्छी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि अब की बार जाति धर्म को बुलाकर रियल मुद्दे, ग्राउंड लेवल रियलिटी पर बात की गई। और बुरी बात इसलिए हो सकती है कि ये जो 10,000 रुपये पॉलिसी के तहत दिए गए, ये कुछ लोगों के नज़रों में सीधे सीधे वोट खरीदने के बराबर है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। तो अब क्या होगा क्या नहीं, वो तो हमें आगे ही देखने को पता चलेगा। जो फैक्ट्स थे वो हम आपको बता दे रहे हैं, अभी हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जज करने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। अब जो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि अब बीजेपी क्योंकि 89 सीट बिहार में जीती है और जेडीयू 85 सीट जीती है, जिससे कि बीजेपी 4 सीट्स ज़्यादा जीती है जेडीयू से। तो अब बीजेपी नीतीश जी के और उनकी पार्टी के हर फैसले में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी नीतीश जी अब बिहार में अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर पाएंगे, सबके लिए बीजेपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी वो बिहार में कोई बिल या कोई पॉलिसी या कोई काम कर सकते हैं। यानी वो अपनी मनमर्जी के मालिक नहीं है। दोनों पार्टियों को साथ मिलकर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके, एक दूसरे को समर्थन देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को इम्पैक्ट करेंगे, उन पर प्रभाव डालेंगे। मे भी अच्छा हो या बुरा हो, तो अब देखने को पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या एक्शंस लेगी। क्या जो ये पॉइंट्स हमारे सामने अभी हमने आपको बताए हैं वो सच होंगे या नहीं, वो तो अब वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।